हाय गाइस, वेलकम टू गरी एकेडमी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेशो एंड प्रोपोर्शन। अभी प्रीवियसली मैंने परसेंटेज को फिनिश किया है और उसके पीवाईक्यू भी डिस्कस किए थे और ये देखा था कि जो परसेंटेज है वो कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए हमारे। ठीक है, वो हर टॉपिक के अंदर इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, परसेंटेज को आप टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, किसी के भी अंदर उसको इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो बेसिक फंडामेंटल है परसेंटेज का वो मैंने समझाया था और पीवाईक्यू भी हमने उसके सारे किए थे ऑलमोस्ट। ठीक है, अब हम एक नया टॉपिक रेशो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि इससे किस तरीके से हम एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि रेशो एंड प्रोपोर्शन इतना ज़्यादा अच्छा टॉपिक नहीं है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, कुछ ही क्वेश्चंस इससे आते हैं। ठीक है, और वो भी कैसे आते हैं, परसेंटेज के साथ आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस मुश्किल से बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, लेकिन परसेंटेज के साथ या फिर किसी और टॉपिक के साथ में ऐड हो जाते हैं। जो टॉपिक है परसेंटेज या फिर रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये कई बार क्या होता है आपका टाइम एंड वर्क के साथ आ जाता है। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के साथ आ जाता है, तो ये कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक हैं। ठीक है ना, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को क्या होता है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं और वो क्वेश्चन भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उनको एक्चुअल मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है रेशो की, वो नहीं पता होता। वैसे तो जो डेफिनेशन है वो आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इन जनरल आपको पता होना चाहिए। यदि कोई आपसे पूछ लेता है कि भाई रेशो होता क्या है, इसकी डेफिनेशन बताइए, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में रेशो का मतलब क्या होता है। रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू और मोर नंबर्स इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, अब ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, डेफिनेशन का मतलब क्या है। ठीक है, लेटर से मेरे पास दो एग्जाम्पल हैं, दो मैंने, एक धोनी है और एक रोहित है। धोनी स्पेंड RS 100 एंड रोहित स्पेंड RS 20। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है कॉस्ट को। जब हमने कॉस्ट को कंपेयर किया तो धोनी ने 100 RS स्पेंड किया और रोहित ने 20 RS स्पेंड किए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5/1, क्योंकि 20 से कितने टाइम चला जाता है, 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/1। तो मैं कह सकता हूँ जो धोनी का कॉस्ट है, जो धोनी ने स्पेंड किया है और रोहित ने जो स्पेंड किया है, उसके अंदर जो रेशियो होगा वो होगा 5:1। ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ जो धोनी है उन्होंने रोहित से 5 गुना ज़्यादा, 5 टाइम्स ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो रेशो क्या है, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, टू और मोर नंबर्स इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ यदि आपसे कि धोनी ने कितने टाइम्स रोहित से ज़्यादा स्पेंड किया है, तो आप कह दोगे कि धोनी ने 5 टाइम्स रोहित से ज़्यादा स्पेंड किया है। ठीक है, या फिर यदि मैं आपसे ये पूछूं कि जो रोहित हैं उन्होंने धोनी के कंपैरिजन में कितना स्पेंड किया, तो मैं कह दूंगा 1/5 टाइम्स, क्योंकि धोनी का कितना है 100। ठीक है, अब 100 का 1/5 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, सिमिलरली यदि मैं ये बोलता कि धोनी ने रोहित के कंपैरिजन में कितना खर्चा किया है, तो मैं कह दूंगा 5 गुना। तो कैसे, 20 × 5 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो एक कंपैरिजन होता है। ठीक है, कॉस्ट में कंपैरिजन हम करते हैं, मैंने आपको बताया। जो रेशियो है उसकी जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है वो आपको समझाई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक्स पे नहीं जाना है आपको। ठीक है, क्योंकि जो आपका एग्जाम्स है उसमें एप्टीट्यूड का इतना बड़ा कोर्स नहीं होता है। एप्टीट्यूड के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जो एप्टीट्यूड है उसको आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है इतना, आपको सारा आना चाहिए, आना तो सारा चाहिए लेकिन डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, आजकल एक्चुअल में होता क्या है कि जो एप्टीट्यूड का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है कि लेटर से जो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी टीचर है जब वो पढ़ाता है तो वो क्या करता है, जितने भी पीवाईक्यू आते हैं उनको इकट्ठा करता है और ये देखता है कि जो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा रहा है, किस तरीके का पैटर्न, एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं और जो टॉपिक से वो पूछते हैं उस तरीके से टॉपिक फाउंड आउट करके वो आपको पढ़ा देते हैं। लेटर से उन्होंने एक टॉपिक पढ़ाया आपको LCM HCF। ठीक है, इसके अंदर से उन्होंने आपको क्वेश्चंस देखे, और देखो शॉर्ट ट्रिक्स एक्चुअल में होती नहीं है कोई भी। शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, हम तुम ही अपने आप से बना लेते हैं। ठीक है, कोई सॉल्यूशन हमने लिखा, हमने देखा कि अगर हम किसी पार्ट को स्किप करके डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आ सकते हैं तो वही हो जाता है क्या, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक जो होता है वो स्टैंडर्ड नहीं होता, ये क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जो टीचर्स होते हैं वो हर एक क्वेश्चंस के लिए एक नई शॉर्ट ट्रिक बना देते हैं। ठीक है, और वो शॉर्ट ट्रिक मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चंस भी काम करती है, हर एक पे काम नहीं करती है हमेशा। ठीक है, और एग्जाम में आजकल क्या हो रहा है कि पैटर्न चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एक नए
तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, एलसीएम का ही होगा, एलसीएम एचसीएफ का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन आज तक जो भी पूछे गए उससे मैच नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि ये हमको पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पीवाईक्यू वाली जो वीडियो, मतलब जो पीवाईक्यू थे उनको देखा और उसके आधार पे एक अपना कंटेंट बना के आपको पढ़ाया, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है और ना ही आपको डेप्थ में पढ़ना है, आपको कंप्लीट आना चाहिए, ठीक है। आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो शॉर्ट ट्रिक्स पर नहीं जाना है, क्योंकि आपके पास जो खुद का सिलेबस है वही बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद करोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग शॉर्ट ट्रिक्स हम लगाते हैं, लेकिन अगर आप एक बार स्टैंडर्ड चीज़ों को पढ़ लोगे तो हो सकता है कि आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि शॉर्ट ट्रिक्स को ज़्यादा फॉलो नहीं करना है, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे फॉलो करना है, और जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम याद रख सकते हैं उन्हीं पे हमको शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे। और या फिर जो परमानेंट शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है, जो परमानेंट हैं, जो कि कभी भी मतलब हर एक क्वेश्चन पे हम अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं को हम पढ़ेंगे, ठीक है, और बाकी को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक्स पे हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन की कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि जो रेशियो होता है उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, और अभी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि रेशियो की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कैसे हो गया, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर क्वेश्चन में गिवन है, आप ये ना सोचो कि ये कैसे हो गया, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी पहली क्या है हमारे पास, इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड numerator and denominator of a ratio by same number the ratio doesn't change, ठीक है। लेटर से मेरे पास a रेशो b है 3/4, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a/b इज इक्वल टू 3/4, एक ही बात है, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे लिखो फ्रैक्शन की फॉर्म में, या फिर आप रेशो की फॉर्म में लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.75, ठीक है। अब लेटर से कि मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये क्या है आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि अगर आप ऊपर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे, और यदि ऊपर किसी से डिवाइड कर रहे हो तो उसी सेम नंबर से नीचे भी डिवाइड करोगे, ठीक है। ये डिवीजन की बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और तो ये क्या हो जाएगा, लेटर से मैं a/b इज इक्वल टू 3/4, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, और यहाँ पे भी 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 6/8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.75, एक ही बात है। अब देखो अगर मैं ये आपसे पूछता हूँ कि अब रेशियो क्या होगा, तो रेशियो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। कैसे सेम रहेगा, ये क्या हो जाएगा 3/4, तो रेशियो क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। रेशियो चेंज हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो यही उनका कहने का मतलब है, ठीक है। और देखो ऐसा नहीं है कि आपको हर बार ऐसे ही करना हो, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपके पास a/b गिवन है, a/b गिवन है आपके पास 3/4, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 से करो, फिर इसमें भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब भी आप रेशियो को मेंटेन रख पाओगे, ठीक है। अगर आप किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेशियो मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है। कैसे, लेटर से मैं यहाँ पे इंटू करता हूँ 3 से, और यहाँ पे भी इंटू करता हूँ 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूँ, इसको अगेन में लिख सकता हूँ क्या 3/4, ठीक है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे लिखता 3/4 में इंटू करता यहाँ पे 2 से, और यहाँ पे इंटू करता 3 से, तो यहाँ पे रेशो मेंटेन नहीं रहता, ये रेशो चेंज हो जाता, ठीक है। और रेशो कभी भी चेंज नहीं होता है, किसी भी चीज़ का जो रेशो है वो हमेशा सेम रहना चाहिए, ठीक है। यदि वो चेंज हो रहा है तो इसका मतलब आपने वहाँ पर कुछ गलती की है, ठीक है। रेशो नहीं बदलना चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब देखो कोई पर्सन है वो आपसे कहता है कि मेरे पास a/b है 5/2, ठीक है। अब आप इस पे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, उसका जो रेशियो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, यहीं पे अगर मैं लेटर से इंटू करता हूँ 3 से, और यहाँ पे इंटू करता हूँ 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 15, रेशियो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अगेन मैं इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6, 5/2 आ रहा है, और पहले भी 5/2 था, कोई चेंज नहीं है। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो उससे जो आपका रेशियो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
अब लेटर से मेरे पास एक रेशियो गिवन है A रेशियो B इज इक्वल टू 16:24, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A/B इज इक्वल टू 16/24, ठीक है। अब मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो दोनों तरफ, ठीक है। लेटर से A/B इज इक्वल टू 16/4 डिवाइड बाय 24/4, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये कितना हो जाएगा 4 6 जा 24, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.67, ठीक है। तो आपने देखा हमने सेम नंबर से दोनों को डिवाइड किया, ठीक है। ए और बी को जो रेशियो है उनको दोनों को सेम नंबर से डिवाइड किया, तो जो हमारा रेशियो है वो सेम रहा, ठीक है। जो वैल्यू है वो सेम रही, ठीक है। अब देखो आगे अगर आप यहाँ पे देखो रेशियो भी सेम हो जाएगा, कैसे, यहाँ पे क्या है रेशियो 4:6, ठीक है। यहाँ पे क्या है 16:24, तो ये जो 16:24 है इसको आप क्या लिख सकते हो 8 2 जा या फिर 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, सेम ही है, एक ही बात है 4:6 और यहाँ पे भी क्या है 4:6, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा जो पहली प्रॉपर्टी एक बेसिक प्रॉपर्टी थी, अगर मैं नहीं भी बताता तो भी आपको ये सम ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। अब हम एक सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये काफ़ी अच्छी है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। लेटर से उन्होंने एक यहाँ पे इक्वेशन गिवन है A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F इज इक्वल टू K/L, तो मैं कह सकता हूँ A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, तो ये ऐसे भी लिख सकते थे A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D इज इक्वल टू E रेशियो F इज इक्वल टू K रेशियो L, ठीक है, एक ही बात है। अब उन्होंने पूछा है आपसे A प्लस C प्लस E डिवाइड बाय B प्लस D प्लस F क्या होगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया K/L। तो देखो होता क्या है, अगर आपके पास इस तरीके से नंबर गिवन हो और कोई एक टर्म्स छोड़ के वो सारा पूछ लें, इस तरीके से देखो यहाँ पे 1 2 3 4 रेशो गिवन है हमारे पास A/B C/D E/F और K/L। उन्होंने पूछ लिया A प्लस C प्लस E डिवाइड बाय B प्लस D प्लस F क्या होगा, तो आपको कह देना है K/L, जो भी बचा हुआ है जिसको उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है उसको हम लिख देंगे डायरेक्टली। या फिर यदि वो ये पूछ रहे थे A/B E/F, दोबारा सुनो A प्लस E प्लस, मैं एक बार आपको दोबारा से लिख के बताता हूँ, यदि वो ये पूछ लेते A प्लस E प्लस K डिवाइड बाय B प्लस F प्लस L, तो ये किसके इक्वल होता, देखो ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया, ये भी ले लिया, ये बचा है C/D, तो ये हो जाता C/D के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली अगर उन्होंने ऐसे पूछ लेता है C प्लस E प्लस K, C प्लस E प्लस K अपॉन D प्लस F प्लस L, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा A/B के इक्वल, ठीक है। अब देखो ये हो कैसे रहा है मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली यदि मैं आपसे बोल दूँ कि ये याद कर लेना तो ये थोड़ा गलत है, क्योंकि अगर मान के चलो आप भूल जाते हो एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए कि ये आया कैसे, ठीक है। आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो आपको करना कैसे है, लेटर से यहाँ पे आपको A C और E चाहिए, ठीक है। तो मेरे को A निकालना है, पहले मुझे पता है A/B इज इक्वल टू किसके इक्वल रखो, इसको उस नंबर के इक्वल रखो या फिर उस रेशियो के इक्वल रखो जो वहाँ पे गिवन नहीं है। A प्लस C प्लस E अपॉन B प्लस D प्लस F, तो हम देख सकते हैं K और L का वहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको K/L के इक्वल रखूँगा, ठीक है, K/L। तो यहाँ से A कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो A आ जाएगा यहाँ से BK/L, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं C/D इज इक्वल टू K/L, देखो किसके इक्वल रखना है, जिसको नहीं पूछा गया है, ठीक है। ये हमसे पूछे गए हैं, ठीक है, इनका वहाँ पे देख सकते हो A प्लस C प्लस E अपॉन B प्लस D प्लस F, ये गिवन है, ये हमको नहीं गिवन है, ठीक है। तो इसको हमको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखो इसको हमने रख दिया C/D इज इक्वल टू K/L, तो ये क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू DK/L, ठीक है। अब देखो आगे क्या है E/F इज इक्वल टू K/L, तो यहाँ पे आप देख सकते हो E क्या हो जाएगा, E हो जाएगा आपके पास FK/L। हमने A निकाल लिया, C निकाल लिया और E निकाल लिया, ठीक है, ये क्या है E, ठीक है। हमने ACE निकाल लिया, ऊपर क्या गिवन है A प्लस C प्लस E गिवन है और हमने निकाल लिया। अब देखो हमको क्या करना है, हमको इनको ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड कैसे करेंगे, देखो ACE, तो A प्लस C प्लस E, जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा BK/L DK/L FK/L, तो ये हो जाएगा आपके पास BK/L प्लस DK/L प्लस FK/L, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा, ये एक बेसिक मैंने सिंप्लीफाई किया है बस, ठीक है।
अब देखो मैं यहाँ पे कॉमन क्या ले सकता हूँ, k अपॉन एल कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू k अपॉन एल। जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, b प्लस डी प्लस एफ बचेगा। तो क्या मैं इसको उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, जी हाँ रख सकता हूँ। b प्लस डी प्लस एफ को यहाँ से हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैसे, b प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k अपॉन एल, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये प्रूव कर दिया। a प्लस सी प्लस ई, देखो मैं e को ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल ए प्लस सी प्लस ई डिवाइड बाई बी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू के अपॉन एल। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखा दिया है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपको डायरेक्टली ये सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इसी जो शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास इसको यूज करके आंसर कर देना है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। ये ऐसा नहीं कि ये किसी क्वेश्चंस के लिए काम करेगी, ये सब क्वेश्चंस के लिए काम करेगी अगर इस तरीके से पूछा गया है तो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस इज इक्वल टू टी अपॉन यू इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, देन फाइंड P प्लस आर प्लस टी अपॉन क्यू प्लस एस प्लस यू, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा 2 अपॉन 3, ठीक है, डायरेक्टली। अब देखो आप ये मत सोचना कि अगर ये ही दो गिवन होते, ठीक है, या फिर वो ये पूछ लेते P प्लस आर अपॉन क्यू प्लस एस पूछ लेते तो हम कैसे करते। तो ये इस चीज़ के लिए नहीं है, मैंने आपको बताया था कि हम ये जो ट्रिक है ये किसके लिए है, या फिर ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या है। जब आपके पास लेटर से 1 2 3 4 5 रेशो गिवन है, आपको 4 पता है और 1 आपसे पूछा गया है, जब आप इसको यूज़ करोगे, या फिर 3 गिवन है तो 2 आपको पूछा गया, सॉरी 1 पता नहीं है और 2 आपसे पूछा गया है, ठीक है, 2 को यूज कर रहे हैं वो, ठीक है। इस तरीके से हमको देखना है, ऐसे नहीं देखना है कि हमको हमारे पास 4 रेशो गिवन है, P प्लस आर क्यू अपॉन एस, यानी कि हमने सिर्फ 2 ही रेशो को यूज करके कुछ पूछ लिया। तो ये इसके लिए नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो ऐसे समझना है आपको, लेटर से मैंने बोला 2 + 2 4 होता है, ठीक है। तो मुझे इतना पता है कि 2 + 2 4 होता है। अगर कोई आपसे ये बोलता है कि 5 - 1 4 होता है, तो मैं नहीं मानता कि 5 - 1 4 होता है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ पता है 2 + 2 4 होता है। यदि 5 - 1 4 होता है तो मुझे वो सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम ये जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, हमको पता है कि भाई 2 + 2 4 होता है, 5 - 1 4 होता है या नहीं होता है, इसको हम चेक करके बताएंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे पहले फिर आपको बताएंगे, ठीक है ना। अब देखो एक होता है हमारे पास कंपाउंड रेशो, ठीक है। रेशो के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास कंपाउंड रेशो, ठीक है। तो कंपाउंड रेशो का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रेशोज, ठीक है। लेटस से हमारे पास कुछ रेशो गिवन है, A/B 2/3, C/D इज इक्वल टू 4/6 एंड E/F इज इक्वल टू 7/9। अब उन्होंने पूछ लिया कि व्हाट इज द कंपाउंड रेशो, ठीक है। उन्होंने पूछ लिया कि कंपाउंड रेशो क्या होगा, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट कर दोगे रेशोज का, कैसे, 2/3 इंटू, इसको क्या लिख सकते हो 2/3, इसको लिख सकते हो 4/6, तो ये क्या हो जाएगा 4/6 इंटू 7/9, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं 2 से इसको ये चला जाएगा 3, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 9981, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे 2/3 4/6 और 7/9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पे क्या है 2, ये क्या है 4, तो यहाँ पे मैं 2 से इसको कितने टाइम काट लूँगा 3 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 28 रेशियो ये क्या है 9, ठीक है, ये क्या है 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 81, ठीक है। तो 28 डिवाइड बाय 81, ठीक है, एक ही बात है। तो ये कंपाउंड रेशो आपको समझ आया, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, अगर आज तक नहीं पूछा गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी नहीं पूछा जाएगा। डेफिनेटली ऐसी ऐसी चीज़ें बदली जाएंगी अब एप्टीट्यूड के अंदर कि वो उसी टॉपिक से वो चीज़ें पूछेंगे जो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि टीचर्स का जो काम है वो है PYQ दे के कंटेंट रेडी करना और फिर पढ़ाना, ठीक है। अब ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कंपाउंड रेशो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेशोज, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं इन्वर्स रेशो की, कि इन्वर्स रेशो क्या होता है, ठीक है। लेटर से मैं बोलता हूँ आपसे A इज इक्वल टू बी, तो आप कह दोगे कि A इक्वल टू बी, ठीक है, या फिर A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
बी, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट भी होता है, ठीक है। अब लेटर से मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 1/b, तो मैं कह सकता हूँ a इज इनवर्स ऑफ b, ठीक है, या फिर b इज इक्वल टू 1/a हो जाएगा। b इज इनवर्स ऑफ a, ठीक है, इनवर्स का मतलब होता है 1 नंबर, ठीक है। लेटर से कोई नंबर है a, मैं बोलता हूँ आपसे कि a का इनवर्स क्या होगा, तो 1/a क्या हो जाएगा, a का इनवर्स, ठीक है। अब देखो हमारे पास पूछा गया है हमसे कि ओरिजिनल रेशो है हमारे पास a रेशो b, तो इन्वर्स रेशो क्या होगा, ठीक है। तो आपको b रेशो a डायरेक्टली नहीं लिखना है, पहले आपको उसको सॉल्व करके देखना है। कैसे, देखो a का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/a रेशियो 1/b, इस तरीके से लिखूंगा मैं, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, नीचे क्या है, एक तो a है और एक b है, इसमें ab से इंटू करो, यहाँ पे भी ab से इंटू करो, तो ये क्या हो जाएगा ab/a रेशियो ab/b, यहाँ से b से b कैंसल, a से a कैंसल, ये क्या हो जाएगा b रेशियो a, ठीक है। तो आप तो कह दो कि ये तो हम उल्टा भी कर सकते थे, ठीक है, इसको रिवर्स भी लिख सकते थे b रेशो a, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये हर बार काम नहीं करेगा, ठीक है। ये सिर्फ अगर दो ही इस तरीके से गिवन है a रेशो b, ठीक है, दो रेशोज के लिए ही ये काम करेगा, ठीक है। यदि दो से ज़्यादा हैं तो ये हर बार काम नहीं करेगा, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि दो से ज़्यादा के लिए काम ही नहीं करेगा, ठीक है। क्यों काम नहीं करेगा, अब मैं आपको प्रूफ बताता हूँ, ठीक है। लेटर से मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, ठीक है। नीचे क्या है ABC, तो इसमें भी ABC से इंटू करो, यहाँ पे भी ABC से इंटू करो और यहाँ पे भी ABC से इंटू करो, तो ये क्या हो जाएगा ABC/a रेशियो ABC/b रेशियो ABC/c, तो C से C कैंसल, B से B कैंसल, A से A कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा BC रेशो AC रेशियो AB, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ओरिजिनल रेशो यदि हमारे पास A रेशो B रेशो C है तो उसका इन्वर्स क्या होगा BC रेशो AC रेशो AB, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऐसे नहीं लिख देना है कि C रेशो B रेशो A, ये नहीं लिखना है, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। इस तरीके से आपको मतलब सॉल्व करके चेक करना है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। लेटर से मेरे पास ओरिजिनल रेशो गिवन है a रेशो b रेशो c, मेरे को इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स कैसे निकालूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास तीन चीज़ें हैं a b c, तो यहाँ पे a है क्या नहीं है, b c नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो b c। यहाँ पे b है क्या नहीं है, a c नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो a c। यहाँ पे c है क्या नहीं है, a b नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो a b, ठीक है। ये क्या हो गया इन्वर्स, ठीक है, देख सकते हो कि सेम है, ठीक है, a b a c b c, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। देखो ऐसा नहीं सोचना है आपको कि मैं क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूँ, अभी आपको बेसिक में बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिक आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कराता हूँ तो वहाँ पे हो सकता है कि आप PYQ भी सॉल्व कर लो और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो, ठीक है, पैटर्न चेंज होता है। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, आपको जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो भी पता होना चाहिए किसी भी टॉपिक के, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको बताया कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। यदि ये 4 के लिए होता तो हम क्या करते हैं, ठीक है, मैं आपको 4 वाला भी बता देता हूँ। A रेशियो B रेशियो C रेशियो D होता तो हमारे पास कितने नंबर हैं, A B C D। यहाँ पे A है क्या नहीं है, B C D नहीं है। यहाँ पे B है क्या नहीं है, A C D नहीं है। यहाँ पे C है क्या नहीं है, A B D नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे A B D, ठीक है। यहाँ पे D है क्या नहीं है, A B C नहीं है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, मैंने आपको डायरेक्टली एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक नहीं है एक्चुअल में, ठीक है ना। देखो अगर आप कहीं पर क्या है लेटर से 13 × 13, तो आप क्या करोगे, ये हो जाएगा 39 × 31, तो ये क्या हो जाएगा 961। अब चाहे तो आप ऐसे कह लो, यदि मैं डायरेक्टली बोलता हूँ 13 × 13 क्या होता है 169, तो इसका मतलब ये मुझे पता है ऑलरेडी, ठीक है, मैंने कई बार किया है। तो ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये एक्चुअल में मुझे पता है, ये मुझे याद हो गया है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया, मैंने ऐसे सॉल्व नहीं किया है। सिमिलरली इसी तरीके से मैंने जो रेशो है ओरिजिनल रेशो से इन्वर्स कैसे निकालते हैं मुझे डायरेक्टली पता लग गया है। कैसे, लेटर से यहाँ पे एक नंबर गिवन है 2:3:4 और मुझसे पूछा गया है कि इन्वर्स रेशो क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 है क्या नहीं है, 3 4 नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 × 4 रेशियो, यहाँ पे 3 है क्या नहीं है, 2 4 नहीं है, 2 × 4। सिमिलरली यहाँ पे 4 है क्या नहीं है, 2 3 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 12
रेशियो ये क्या हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो इन्वर्स ऑफ दिस रेशियो 2:3:4 का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा 12:8 रेशियो 6, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हम लेटस से मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और मैं इनको 2 पर्सन्स को बांटता हूँ, ए और बी को, ठीक है। और ठीक है, मैं इनको ए और बी को दे देता हूँ, ठीक है। और किस रेशो में देता हूँ 3:2 के रेशो में मैं दे देता हूँ 3:2, यानी कि जो 100 है, ठीक है, उसमें से 3:2 की फॉर्म में मैं इनको बांट दूंगा ए और बी को, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो आप, या फिर देखो यहाँ पे टोटल जो पार्ट होगा ना, जो टोटल पार्ट होता है वो हो जाएगा आपका 3+2, 3+2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। टोटल पार्ट है 5, ठीक है। हमारे पास 5 पार्ट है, ठीक है। उनमें से 3 पार्ट मैं ए को देता हूँ और 2 पार्ट में बी को देता हूँ। इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है। लेटस से मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई भी नंबर है और उसको मैं ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ 3:2 की फॉर्म में, ठीक है, या फिर x:y की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा कि मेरे पास टोटल जो पार्ट है वो है x+y, ठीक है। उसमें से x+y में से x में किसको देता हूँ लेटर से a को, और y में किसको देता हूँ b को, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इसकी एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेटर से मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, और a और b को मैं 3:2 की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो होगा क्या, टोटल पार्ट कितना है 5, ठीक है। अगर मैं ए का वैल्यू निकालता हूँ कि ए को मैंने कितना पे किया है, तो ए का आ जाएगा आपके पास में, ए को मैं कितना दे रहा हूँ 3 दे रहा हूँ, ठीक है। कितने में से दे रहा हूँ, टोटल कितना है 5, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, टोटल कितना है 5 में से कितना दे रहा हूँ ए को 3, ठीक है। किसका दे रहा हूँ मैं, ये किस वैल्यू पे हम बात कर रहे हैं 100 पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा आपका 60। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए है उसको मैं 60 दूंगा, ठीक है। और यदि मैं बी के लिए निकालता हूँ तो या तो आप डायरेक्टली इसमें से माइनस कर लो, या फिर देखो बी को मैं टोटल पार्ट कितने 5, कितने पार्ट उसको दे रहा हूँ 2 पार्ट दे रहा हूँ, किस में से 100 में से, ठीक है। टोटल वैल्यू क्या है हमारे पास, जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है 100, ठीक है। उसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, जिनमें से 2 पार्ट में किसको दे रहा हूँ बी को। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि लेटर से मेरे पास एक, देखो मैं एक क्वेश्चन से बताता हूँ सेम, ये जो एक क्वेश्चन है काफ़ी अजीब तरीके से गिवन है, और जो उसका सॉल्यूशन है ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एन अमाउंट ऑफ Rs 100 इज बिंग डिवाइडेड अमंग 2 persons इन द रेशियो 1/10 रेशियो 1/15, हाउ मच मनी डज ईच गेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेटर से मेरे पास टोटल अमाउंट क्या है 100 गिवन है, ठीक है। इसको मैं ए और बी को डिवाइड करता हूँ, ए को और बी को, 2 पर्सन्स मेरे पास ए और बी हैं, ठीक है। और उनका जो रेशियो है वो है 1/10 रेशियो 1/15, ठीक है। अभी मैंने आपको इन्वर्स में एक चीज़ बताई थी कि यदि मैं इसका इन्वर्स निकालने जाऊँगा तो, या फिर ठीक है, या फिर ये लेटर से इन्वर्स है तो इसका ओरिजिनल बनाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो सिंपल है, ये क्या हो जाएगा 15:10 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से किया था, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ आगे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मैं इसको और लिख सकता हूँ 3:2, क्योंकि देखो 15:10 को अगर मैं यहाँ से 5 से डिवाइड करता हूँ दोनों को, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 100 है उसको मैं ए और बी को डिवाइड करता हूँ, ठीक है। और जो ए का है वो 3 पार्ट है और जो बी का है वो 2 पार्ट है, ठीक है। टोटल पार्ट कितने हो गए मेरे पास 5, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में उन्होंने पूछा है कि ए और बी को कितना पे किया जाएगा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो ए का अमाउंट होगा, ठीक है, ए का अमाउंट कितना होगा, देखो टोटल पार्ट कितना है 3+2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 5 में से ए को कितना पे किया जा रहा है 3, ठीक है, ऑफ किसका 100, तो ये कितना हो जाएगा 60। और बी को कितना पे किया जा रहा है 2 पार्ट ऑफ 5, ठीक है। 5 में से 2 पार्ट बी को पे किए जाते हैं, किसके ऊपर पे किए जाते हैं 100 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 5 × 100, तो ये क्या हो जाएगा 40, ठीक है। अब देखो आपको मैं एक बार और इसको समझाने की कोशिश करता हूँ डिटेल में, ठीक है। तो इससे ये होगा कि जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे, ठीक है। लेटर से जो रेशो आया हमने देखा 3:2 था, तो इसका मतलब टोटल पार्ट क्या है 5, ठीक है। 5 बन गया, 3+2 5, ठीक है। अब हमारे पास रुपए कितने हैं 100, ठीक है। अभी जो 100 है इनको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 20 20 20 20 और 20, ठीक है। अब देखो उन्होंने बोला है कि
5 में से 3 पार्ट किसको दिए जाते हैं, ए को, ठीक है, ये ए और ये बी, ठीक है, तो 3 पार्ट ए को दे दो, ये जो 3 पार्ट हैं ए को दे दो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आप देख सकते हो 60, ठीक है। 2 पार्ट किसको दे दो, बी को, तो बी को दे दो 2 पार्ट, तो क्या हो जाएगा 40। इसी तरीके से डिवाइड करते हैं। अगर हम ये डायग्राम की मदद से मैंने आपको समझाया, लेकिन यदि हम कैलकुलेट करते हैं, आप ये मैथमेटिकल वे में देखें तो ये क्या हो जाएगा, ए को मैं कितना पार्ट दे रहा हूँ, ए को 3 पार्ट दे रहा हूँ, किस में से 5 में से, किसके बेस पे दे रहा हूँ 100 के बेस पे, ठीक है, यानी कि जो एक्चुअल में अमाउंट है वो क्या है 100, तो ये क्या हो रहा था आपको पता है 60 हो रहा था। सिमिलरली बी के लिए 2/5 इंटू 100 तो क्या हो रहा था 40 हो रहा था। ये मैंने आपको डायग्राम की मदद से भी इसको समझा दिया है, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, x/y इज इक्वल टू 7/8 देन 3x - 5y डिवाइड बाई 2x + 7y क्या होगा। या फिर वो आपको इस तरीके से भी इसको दे सकते थे, x/y इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। अब देखो यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या होगा, ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी, देखो टोटल क्या है 8 7 15, ये एक तरीका है आपको याद रखना है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए टोटल वैल्यू क्या है 15, x का पार्ट कितना 7, तो मैं कह सकता हूँ x क्या हो जाएगा 7/15, ठीक है, x क्या हो जाएगा 7/15। सिमिलरली y क्या हो जाएगा 8/15, ठीक है, यहाँ से आपने x और y की वैल्यू निकाल ली। अब इस वैल्यू को डायरेक्टली आप यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो x = 7y/8, या फिर देखो इसको सॉल्व करते हो x = 7y/8, या फिर y = ठीक है, या फिर अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हो तो भी आप सॉल्व कर दोगे, लेकिन वो थोड़ा बड़ा मेथड हो जाएगा, ठीक है, और हमको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। तो आप देख सकते हो x और y हमने निकाल लिया, अब यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। 3x कितना है 7/15, ठीक है, 7/15 माइनस 5y कितना है 8/15, 8/15 डिवाइड बाय 2x कितना है 7/15 माइनस y कितना है हमारे पास 7 × 8/15, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी, तो ये 15 खत्म हो जाएगा। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये खत्म हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, ये क्या हो जाएगा 21 माइनस 40 डिवाइड बाय 14 माइनस ये कितना हो जाएगा 56, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखो आप इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी, एक्चुअल में देखो माइनस आएगा दोनों तरफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19 और ये हो जाएगा 42, माइनस का 19 माइनस का 42, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 19/42, ठीक है, 19 डिवाइड बाय 42, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। सॉरी एक्चुअली आई डिड अ मिस्टेक हेयर, यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है, तो आप इसको प्लस करना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा आपका 70, ठीक है। मैंने प्लस की जगह माइनस लगा दिया था, ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। जिसको कन्फ्यूजन है कि 15 कैसे चला गया, मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा 21/15, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 40 डिवाइड बाय 15, ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 15 प्लस ये हो जाएगा 56 डिवाइड बाय 15, ठीक है। अब जब मैं आगे सॉल्व करूँगा तो एलसीएम ले लूँगा दोनों का, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस का 19 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा 19/70, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे काट दिया था, ठीक है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप सॉल्व करके देख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही है, और जो कल एक वीडियो आएगी जिसके अंदर हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और रेशो प्रोपोर्शन की जो बेसिक आइडिया होता है रेशो प्रोपोर्शन का, वो मैंने अभी डिस्कस किया है। और कल हम जो भी क्वेश्चंस होंगे इसके वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू गाइज।